हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। ये है 2025 के लिए टेस्ट। तो देखिए, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए। और आज का टेस्ट है टेस्ट नंबर 21। ठीक है, तो देखेंगे ये 2025 का लेटेस्ट एकदम है डाटा। जो भी इसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी और जो भी करंट अफेयर से मुद्दे रहेंगे, सब इसमें लेटेस्ट डाटा रहेंगे। तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप प्रीलिम्स के लिए तैयारी करिए। और मेंस का क्लास भी चलाया जा रहा है, उसका सिलेबस का एक वीडियो बना दिया गया है, तो आप उसको भी जाकर देखिए। और मेंस में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार के तैयारी करना है आपका, उसको आप सभी लोग जाके देखिए। विस्तृत चर्चा किया गया है उसमें। उसके बाद क्लास शुरू किया जाएगा, एनसीईआरटी पढ़ाया जाएगा, और उसके बाद जो है जो भी क्लास होगा सिलेबस के वाइज जो भी टॉपिक रहेगा उसको कवर कराया जाएगा। तो चलिए, यहाँ तो आप पहले 2025 के लिए देखेंगे, प्रीलिम्स के लिए है, मेंस के लिए भी चलाया जाएगा। आप देखेंगे हर तरीके से आपको गाइड किया जाएगा। तो जो गाइडेंस है आप सभी लोग लेते रहिए। हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए ताकि आप जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल सके सबसे पहले आपको मिल सके। और हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। PR नॉलेज मतलब के RC 2024 लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्या है टेलीग्राम का लिंक? PRKRC 2024 ये लिखेंगे तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए निर्धारित योग्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछ रहा है उपराष्ट्रपति की योग्यता। वह भारत का देशीकृत नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य हो। यहाँ से पूछ रहा है कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर पहला, वह भारत का देशीकृत नागरिक हो। जरूरी नहीं है कि देशीकृत नागरिक हो। देखिए, वो भारत में जन्म से भारत का नागरिक हो या देशीकृत, दोनों ही हो सकता है। पहला कथन गलत। दूसरा कहता है कि वो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, तो सही बात है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु पूर्ण करना है। पता चला कि 35 वर्ष से कम उम्र के या किसी अभी ऐसे जो युवा हों, 20 साल, 25 साल, 30 साल के हैं, तो क्या करेंगे, हेलीकॉप्टर से सर पहले जाएंगे अपने गर्लफ्रेंड के घर पर उतरवा देंगे। हेलीकॉप्टर उतारो पहले, मैं तो वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो ऐसा नहीं है, कम से कम 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ठीक है। वही तीसरा है कि वह लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य हो। क्या ये ठीक है? तो देखिए, राष्ट्रपति के लिए होता है कि वो लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए ऐसा नहीं है कि वो लोकसभा का भी बनने के लिए योग्य हो। वह क्या है कि वो राज्यसभा के बनने के लिए सिर्फ योग्य हो तो भी चलेगा, क्योंकि वो लोकसभा क्या होता है कि राज्यसभा का सभापति बनता है उपराष्ट्रपति। तो ये तीसरा वाला भी कथन गलत हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है और तीसरा कथन गलत है। कुल मिलाकर कितने कथन सही हुए हैं? सिर्फ एक कथन सही हुए हैं। तो ऑप्शन क्या लगाएंगे? ऑप्शन लगाएंगे ए हो जाएगा, ओनली वन। ठीक है, चलिए इसी साथ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। पेशा अधिनियम 1996 के तहत सीटों के आरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अनुसूचित क्षेत्रों की प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण कुल सीटों की संख्या के आधे से कम नहीं होगा। दूसरा है, पंचायतों के सभी स्तरों पर अध्यक्षों की सभी सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होंगी। कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। चलिए, पेशा अधिनियम। देखिए, पेशा अधिनियम के तहत अनुसूचित क्षेत्रों के प्रत्येक पंचायत में सीटों का आरक्षण उस पंचायत में उन समुदायों की संख्या के अनुपात में होगा। ठीक है, जिनके लिए संविधान में कौन से भाग में है? तो भाग 9 में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। हालांकि देखिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण सीटों की कुल संख्या के आधे से कम नहीं होना चाहिए। तो पहला कथन सही है। वही दूसरा कहता है, पंचायतों के सभी स्तरों पर अध्यक्षों की सभी सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होंगी। तो ये भी सही है, मतलब पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, दोनों कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। भारत रत्न के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह पुरस्कार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्रदान किया जा सकता है। दूसरा है, यह पुरस्कार संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अनुसार एक उपाधि के समान है और इसका उपयोग पुरस्कार विजेता के नाम के प्रत्यय या
उपसर्ग के रूप में किया जा सकता है। और तीसरा क्या कहता है? तीसरा कहता है यह पुरस्कार प्राप्तकर्ता को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद यानी प्रमाण पत्र, एक पदक और 25 लाख रुपए का मौद्रिक अनुदान प्राप्त होता है। कितने कथन सही हुए? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या तो कोई नहीं। चलिए अब देखिए इसका आंसर करिए। भारत रत्न के बारे में पूछ रहा है। कहता है यह पुरस्कार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्रदान किया जाता है। तो पहला कथन गलत हो जाएगा। भारतीय नागरिकों को कहाँ, गैर जो भारत के नागरिक नहीं है उनको भी दिया जाता है भारत रत्न। ठीक है, वही दूसरा देखेंगे। कहता है यह पुरस्कार संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अनुसार एक उपाधि के समान है और इसका उपयोग पुरस्कार विजेता के नाम के प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में किया जाता है। तो क्या ये एक उपाधि है? उपाधियों को तो अंत कर दिया गया ना। तो दूसरा भी कथन गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 18(1) के अनुसार किसी पुरस्कार को उपाधि नहीं माना जाता है। यह प्राप्तकर्ता इसका उपयोग अपने नाम के आगे या उपसर्ग के रूप में या पीछे नहीं कर सकता है। ठीक है, कोई भारत रत्न उसके बाद अपने नाम नहीं लगा सकता है, ऐसे नहीं होता है। चलिए तीसरा। तो तीसरा कहता है पुरस्कार प्राप्तकर्ता को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद यानी प्रमाण पत्र, एक पदक और 25 लाख रुपए का मौद्रिक अनुदान प्राप्त होता है। तो देखिए इसमें पैसे नहीं मिलते हैं। ठीक है, पुरस्कार में कोई मौद्रिक अनुदान नहीं होता है। तो 25 लाख रुपए के बाद कहाँ से आ गया? तो तीसरा भी कथन गलत हो गया है। मतलब तीनों के तीनों ही कथन गलत है। पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी लग जाएगा, कोई भी कथन सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे अब। निम्नलिखित स्थितियों परिदृश्यों पर विचार कीजिए। पहला है जब लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो। दूसरा है जब पदासीन प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है और कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं होता है। तीसरा है जब लोकसभा निर्वाचन में किसी भी निर्वाचन पूर्व गठबंधन को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है। उपर्युक्त में से कितनी परिस्थितियों परिदृश्यों में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4। किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक का प्रयोग करेगा? तो जब लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ रहता है तो क्या करेगा राष्ट्रपति? उस स्थिति में अपने विवेक से मतलब अपने मर्जी से क्या करेंगे, जो किसी को भी प्रधानमंत्री बना देंगे और कहेंगे 6 महीने के अंदर में आप विश्वास वो अनुदान लाइए, मतलब क्या करना है कि चुनाव में सम्मिलित होइए और बहुमत लाइए। तो पहला कथन सही। दूसरा कहता है जब पदासीन प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है और कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं होता है तो उस समय भी अपने विवेक का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल ठीक है। तीसरा है जब लोकसभा निर्वाचन में किसी भी निर्वाचन पूर्व गठबंधन को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तब भी। तो तीसरा भी कथन ठीक हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर तीनों के तीनों ही कथन सही हैं। जब तीनों कथन सही है तो ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। निम्नलिखित में से किन्हें राज्य विधायिका द्वारा किसी नगरपालिका में प्रतिनिधित्व प्रदान किया जा सकता है? पहला है नगरपालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्ति जिन्हें नगरपालिका की सभा में मत देने का अधिकार नहीं है। दूसरा है लोकसभा और राज्य विधानसभा के सदस्य जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें नगरपालिका के पूर्णतः या अंशतः क्षेत्र आते हैं। और तीसरा क्या कहता है? तीसरा है कि राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के वे सदस्य जो नगरपालिका क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं। कितने कथन सही हैं? केवल एक और तीन, दो और तीन या तो 1, 2, 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। निम्नलिखित में से किन्हें राज्य विधायिका द्वारा किसी नगरपालिका में प्रतिनिधित्व प्रदान किया जा सकता है? तो पहला कथन कहता है कि नगरपालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्ति जिन्हें नगरपालिका की सभी सभा में मत देने का अधिकार नहीं है। सभा में मत देने का अधिकार नहीं है। तो पहला कथन इसमें सही हो जाएगा।
दूसरा कहता है लोकसभा और राज्य विधानसभा के सदस्य जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें नगरपालिका के पूर्णतः या अंशतः क्षेत्र आते हैं। तो दूसरा कथन ये भी ठीक हो जाएगा, मतलब पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। और तीसरा देखेंगे इसमें, राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के सदस्य वे सदस्य जो नगरपालिका के क्षेत्र में मतदान के रूप में पंजीकृत हैं। तीसरा कथन, तो तीसरा भी कथन सही हो जाएगा, यानी कि सभी के सभी कथन सही है। तो ऑल एबव यानी कि सभी कथन सही हैं, सभी करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे 1, 2 और 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दूसरा है हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित राज्यों के राज्यपाल द्वारा की जाती है। तीसरा है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के न्यायाधीशों को केवल राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ही हटाया जा सकता है। तो कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे। अनुच्छेद 124 में ये प्रावधान किया गया है, सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। पहला कथन सही है, ठीक है। अनुच्छेद 217 में प्रावधान किया गया है हाई कोर्ट की क्या किया गया है कि यह उपबंधित करता है कि हाई कोर्ट के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, न कि राज्यपाल करेगा। दूसरा कथन गलत। तीसरा कथन है हाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के न्यायाधीशों को केवल राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ही हटाया जा सकता है। तो बिल्कुल सही बात है, जो नियुक्ति करेगा वही तो हटाएगा। तो तीसरा भी कथन ठीक है, मतलब पहला कथन सही है, तीसरा कथन सही है, दूसरा कथन गलत। कुल मिलाकर दो कथन सही हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, ओनली 2 होगा। कॉलेजियम व्यवस्था के बारे में जानते होंगे सभी लोग। देखिए कॉलेजियम, इनमें भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। कॉलेजियम ही न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदोन्नति और स्थानांतरण पर निर्णय लेती है और भारतीय संविधान में कॉलेजियम शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन इसे न्यायिक घोषणाओं के माध्यम से स्थापित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। भारत में अधिकरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है अधिकरण मूल भारतीय संविधान का भाग नहीं थे। दूसरा है अधिकरण के आदेशों के विरुद्ध केवल सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। और कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही, या दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देखिए, अधिकरण मूल भारतीय संविधान का भाग नहीं था, ठीक है। अधिकरण के आदेशों के विरुद्ध केवल सुप्रीम कोर्ट न्यायालय में ही अपील की जा सकती है। तो ये कथन गलत हो जाएगा, दूसरा कथन गलत हो जाएगा इसमें। तो इसमें लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे अब। राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है राष्ट्रपति राज्य में नियुक्ति राज्यपाल को उसके बचे हुए कार्यकाल के लिए किसी दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकता है। और दूसरा कहता है एक राज्यपाल अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के पश्चात पद पर बना नहीं रह सकता। और तीसरा है कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान उपबंधित नहीं किया गया है जिसके तहत राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सके। और चौथा है एक राज्यपाल जिसका कार्यकाल पूरा हो गया है उसे उसी राज्य या किसी अन्य राज्य में पुनः नियुक्त किया जा सकता है। कितने कथन सही होंगे? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, या तो सभी 4। चलिए बताइए 8 नंबर। देखिए 155 में नियुक्ति की बात किया गया राज्यपाल का, जो कि पहला कथन ठीक है। दूसरा कहता है कि एक राज्यपाल को अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के पश्चात पद पर बना नहीं रह सकता। देखिए जब तक दूसरा राज्यपाल नहीं आता है तब तक उसको पद पर बना रहना है। तो दूसरा कथन गलत। तीसरा है संविधान में ऐसा कोई प्रावधान उपबंधित नहीं किया गया है जिसके तहत राष्ट्रपति जो है राज्यपाल को हटा सके। तो सही है। चौथा कहता है एक राज्यपाल जिसका कार्यकाल पूरा हो गया है उसे उसी राज्य या किसी अन्य राज्य में पुनः नियुक्त किया जा सकता है। तो ये भी सही है, कई बार हुआ है ऐसा।
तो इसमें कितने कथन सही हुए? पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, दूसरा कथन गलत, यानी कुल मिलाकर 3 कथन सही हुए ना। तो ऑप्शन नंबर सी लग जाएगा, केवल 3 कथन सही हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री मार्ग भारत और मालदीव को अलग करता है? 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री या डंकन पास? कौन करता है? तो मालदीव और भारत के बीच जो है ये 8 डिग्री का चैनल बनता है, ठीक है। मिनिकॉय लक्षद्वीप का सबसे ऊपरी दक्षिणतम बिंदु अब मालदीव द्वीपों का अलग करता है। तो कौन सा है? 8 डिग्री चैनल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, शपथ लेता है 60 में राष्ट्रपति और 61 में महाभियोग लगता है, इम्पीचमेंट। तो महाभियोग के बारे में बताना है। राष्ट्रपति पर संविधान में परिभाषित संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग चलाया जा सकता है। दूसरा है, महाभियोग का आरोप केवल लोकसभा द्वारा ही आरंभ किया जा सकता है। और तीसरा है, महाभियोग प्रस्ताव दोनों सदनों की कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 है तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10। राष्ट्रपति पर संविधान में परिभाषित संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग चलाया जा सकता है। देखिए, राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है। हालांकि देखिए, संविधान में इस संविधान का उल्लंघन वाक्य को परिभाषित नहीं किया गया है, तो पहला कथन गलत। दूसरा है, महाभियोग का आरोप केवल लोकसभा द्वारा ही आरंभ किया जा सकता है, तो ये भी कथन गलत है। देखिए, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, वहाँ दोनों में से किसी एक जगह से इसको चालू किया जा सकता है, आरंभ किया जा सकता है, ठीक है। और देखिए, महाभियोग का प्रस्ताव सदन के कुल सदस्यों में से 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। तीसरा जो है, महाभियोग प्रस्ताव ये 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, तो तीसरा कथन सही है। तो कुल मिलाकर पहला कथन गलत है, दूसरा कथन गलत है, तीसरा कथन सही है। एक कथन सही हुआ, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। हाईकोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन और पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन और पेंशन संसद द्वारा निर्धारित की जाती है। कितने कथन सही हैं? दोनों कथन सही है, सही व्याख्या करता है, या तो सही व्याख्या नहीं करता है। पहला सही है, दूसरा गलत है, या पहला गलत है, दूसरा सही है। चलिए देखिए, हाई कोर्ट के बारे में कह रहा है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन और पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित हैं। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए, हाई कोर्ट का जो पेंशन होता है ना, ये भारत की संचित निधि पर भारित होता है, लेकिन जो वेतन होता है ये स्टेट देता है। कौन से स्टेट में, जिस स्टेट में काम कर रहे होंगे वो न्यायाधीश, मतलब हाई कोर्ट के जज, वहाँ का वो स्टेट देगा। जैसे यूपी में अगर है तो यूपी गवर्नमेंट देगी, एमपी में है तो एमपी गवर्नमेंट देगी, उत्तराखंड में है तो उत्तराखंड गवर्नमेंट देगी, मतलब जिस स्टेट में है वहाँ की। तो पहला कथन गलत। जब पहला कथन गलत तो दूसरा तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। देखेंगे, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन और पेंशन संसद द्वारा निर्धारित की जाती है, तो ये ठीक है, मतलब कितना पैसा देना है उस स्टेट को देना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, पहला कथन सही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि निर्धारित करता है तथा वह चुनाव के बाद उसे शपथ दिलाता है। दूसरा है, उपाध्यक्ष स्वाभाविक रूप से ही उस समिति का सभापति बन जाता है जिसमें उसे सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है। तीसरा है, संविधान के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष का चयन सत्तारूढ़ दल से किया जाता है, जबकि उपाध्यक्ष का चयन विपक्षी दल से किया जाता है। कितने कथन सही हैं इसमें से? केवल 1, केवल 2, सभी 3 है तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, देखेंगे यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि निर्धारित करता है तथा चुनाव के बाद उसे शपथ दिलाता है, तो पहला कथन गलत हो जाएगा। देखिए, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अपना पद ग्रहण करते समय कोई अलग शपथ या प्रतिज्ञा नहीं लेते हैं। वही दूसरा है कि उपाध्यक्ष स्वाभाविक रूप से ही उस समिति का सभापति बन जाता है जिसमें उसे सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो दूसरा कथन सही हो जाएगा। तीसरा कथन है, संविधान के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष चयन सत्तारूढ़ दल से किया जाता है, जबकि उपाध्यक्ष का चयन विपक्षी दल से होता है, विपक्षी दल से।
तो तीसरा भी कथन गलत हो जाएगा। देखिए 11वीं लोकसभा के बाद से आज सभी आम सहमति रही है कि लोकसभा का अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल से और उपाध्यक्ष प्रमुख विपक्षी दल में से चुने जाते हैं। ठीक है, तो ये 10वीं लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों सामान्य सत्तारूढ़ द्वारा चुने गए थे। तो इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, तो पहला भी गलत है, तीसरा भी गलत है, और सिर्फ एक बार हुआ था 11वीं में, इसीलिए यहाँ पर क्या नाम है कि पहला कथन सही है। पहला नहीं, 1 मिनट रुक रहिए, तीसरा कथन भी गलत है। ठीक है, पहला भी गलत है, तीसरा भी गलत है, और दूसरा कथन सही है। ओके, चलिए, तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर इसमें ए लगा देंगे, केवल एक कथन सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से पंचायती राज व्यवस्था के मूलभूत उद्देश्यों और सार को सर्वश्रेष्ठ रूप से दर्शाते हैं? पहला है विकासात्मक प्रक्रियाओं में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना। दूसरा है जमीनी स्तर तक शक्ति का हस्तांतरण और निर्णयन में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना। तीसरा है प्रशासनिक प्रतिनिधि मंडल पर ध्यान केंद्रित करना। कितने कथन सही हैं? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या 1, 2, 3? क्वेश्चन नंबर 13। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में कर रहा है, मूल उद्देश्यों, उसका सार क्या है? विकासात्मक प्रक्रियाओं में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कहता है जमीनी स्तर तक शक्ति का हस्तांतरण और निर्णयन में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना, तो ये भी ठीक है। तीसरा है प्रशासनिक प्रतिनिधि मंडल पर ध्यान केंद्रित करना, तो इस पे ये कथन गलत हो जाएगा, तीसरा वाला। तीसरा कथन गलत हो जाएगा तो 1 और 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें क्या लग जाएगा? ए लग जाएगा, 1 और 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। इसे एक कस्बे के प्रशासन हेतु गठित किया जाता है जिसने अभी तक नगर पालिका के गठन के लिए आवश्यक सभी शर्तों को पूरा नहीं किया है। यह न तो निर्वाचित निकाय है न ही संवैधानिक निकाय है। हालांकि नगर पालिका के विपरीत यह पूर्णतः नामित इकाई है, अर्थात इसके अध्यक्ष सहित सभी सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। उपयुक्त विवरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के नगरीय स्थानीय निकायों को संदर्भित करता है? नगर क्षेत्रीय समिति, अधिसूचित क्षेत्र समिति, छावनी परिषद या न्यायपत्तन। क्वेश्चन नंबर 14, तो ये हो जाएगा अधिसूचित क्षेत्र समिति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत विशेषाधिकार राज्य विधानमंडल के सदस्यों को प्राप्त होता है? किसी सदस्य की गिरफ्तारी और निरोध पर तत्काल सूचना प्राप्त करने का अधिकार। दूसरा है सदन के परिसर के भीतर गिरफ्तारी या कानूनी कार्रवाई पर प्रतिबंध। तीसरा है राज्य विधानमंडल का सत्र जारी होने के दौरान न्यायिक कार्रवाई से उन्मुक्ति। और चौथा है जांच प्रारंभ करना या सदन में साक्षियों को उपस्थित होने हेतु आदेश देना। कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 15। इसमें ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, राज्य विधानमंडल का सत्र जारी होने के दौरान न्यायिक कार्रवाई से उन्मुक्ति। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। भारतीय राजनीति के संदर्भ में विधानसभाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके सदस्यों का चुनाव केवल प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के माध्यम से ही होता है। दूसरा है 105वें संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से एंग्लो इंडियन समुदायों के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। और तीसरा है किसी राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व की एकरूपता को प्रत्यक्ष रूप से संविधान द्वारा निर्धारित किया गया है। कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16। देखिए यहाँ पर केवल शब्द दिया गया, ध्यान दीजिएगा, प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के माध्यम से ही होता है, पहला कथन गलत हो जाएगा। चलिए दूसरा देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है 104वां संविधान संशोधन होगा, 105वां नहीं, 104वां संविधान संशोधन में एंग्लो इंडियन को हटाया गया था। दूसरा कथन भी गलत। तीसरा देखिए, कहता है किसी राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व की एकरूपता को प्रत्यक्ष रूप से संविधान द्वारा निर्धारित किया गया है, तो आर्टिकल 170 में ऐसी बात किया गया है। ऑप्शन नंबर तीसरा जो है ये ठीक है। जब पहला कथन गलत, दूसरा कथन गलत, तीसरा सही, मतलब एक कथन सही हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, ओनली 1 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। राज्यसभा की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है।
दूसरा है संविधान की चौथी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों के आवंटन से संबंधित है। कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? क्वेश्चन नंबर 17। राज्यसभा में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। क्या यह सही है? ऐसा नहीं है, पहला कथन गलत। दूसरा कहता है संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है ना, तो दूसरा कथन सही है। मैंने कई बार बताया हुआ है कि पहला में राज्य की बात किया गया है, दूसरा में सैलरी की बात किया गया है, तीसरे में शपथ की बात किया गया है, मतलब ओथ की, और चौथे में सीटों की आवंटन। ठीक है, तो पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी लग जाएगा, ओनली 2 होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है हाल ही में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में अनोखे बिंटू रोग, बियर कैट और छोटे पंजे वाले उदबिलाव को देखा गया है। दूसरा है इन्हें आईयूसीएन की संरक्षित प्रजातियों की सूची के अंतर्गत क्रिटिकल एंडेंजर्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत? क्वेश्चन नंबर 18। देखिए ये आयुसीन के संरक्षित प्रजातियों के सूची में वल्नरेबल में है, न कि क्रिटिकल एंडेंजर्ड में है, तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा, वल्नरेबल है। और दूसरा है कि पहला है कि हाल ही में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में अनोखे बीटू रोग मतलब बियर कैट के छोटे पंजे वाले उदबिलाव को देखा गया, तो ये ठीक है। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, ओनली 1 होगा इसमें। करंट अफेयर क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। किसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखेंगे। मूल क्षेत्राधिकार का तात्पर्य विवादों की प्रथम दृष्टया सुनवाई करने की शक्ति से है, न कि अपील के माध्यम से सुनवाई। दूसरा है अनन्य क्षेत्राधिकार का तात्पर्य है कि कोई अन्य न्यायालय इस प्रकार के विवादों का न्याय निर्णयन नहीं कर सकता है। और तीसरा है भारत में हाई कोर्ट के पास संसद या राज्य विधानमंडल के निर्वाचनों से संबंधी निर्वाचन याचिकाओं पर निर्णय लेने का मूल क्षेत्राधिकार है। कितने कथन सही हैं? देख लीजिए ऑप्शन, केवल एक, केवल दो, सभी तीन है, तो कोई नहीं। 19 नंबर। चलिए देखिए, मूल क्षेत्राधिकार का तात्पर्य विवादों की प्रथम दृष्टया सुनवाई करने की शक्ति से है, न कि अपील के माध्यम से सुनवाई। पहला कथन सही है। दूसरा है अनन्य क्षेत्राधिकार का तात्पर्य है कि कोई अन्य न्यायालय इस प्रकार के विवादों का न्याय निर्णय नहीं कर सकता है, तो ये भी कथन सही है। तीसरा है भारत में हाई कोर्ट के पास संसद या राज्य विधानमंडल के निर्वाचनों से संबंधी निर्वाचन याचिकाओं पर निर्णय लेने का मूल क्षेत्राधिकार है, तो ये भी कथन सही है। मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, सभी तीनों कथन सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विशेषित वीटो विधायिका द्वारा उच्चतर बहुमत के माध्यम से निरस्त की जा सकती है। निलंबनकारी वीटो विधायिका द्वारा साधारण बहुमत से निरस्त की जा सकती है। अत्यांतिक वीटो विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर अपनी सहमति रोक लेना। कौन सा कथन सही होगा? केवल एक, केवल दो, सभी तीन है, तो कोई नहीं। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी तीनों कथन सही है, तीनों के तीनों ही कथन सही है। चलिए 21 नंबर देखिए। अब अनिश्चित काल के लिए स्थगन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यपाल द्वारा सदन का सत्रावसान किए जाने के बाद इसे पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है। और दूसरा है इसके द्वारा राज्य की विधानसभा का सत्र समाप्त हो जाता है। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? 21 नंबर। कह रहा है राज्यपाल द्वारा सदन का सत्रावसान किए जाने के बाद इसे पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है, तो पहला कथन गलत हो जाएगा, पहला कथन इसमें गलत हो जाएगा। देखिए स्थगन के विपरीत सत्रावसान किए जाने के सदन का सत्र जो है समाप्त हो जाता है। जब समाप्त हो जाएगा तो फिर जारी कहाँ से होगा? दूसरा है कि इसके द्वारा राज्य की विधानसभा का सत्र समाप्त हो जाता है, तो दूसरा कथन भी गलत हो जाएगा। इसमें स्थगन एवं अनिश्चित काल के लिए स्थगन करने की शक्ति सदन के पीठासीन अधिकारी के पास होती है। तो पहला भी कथन गलत, दूसरा भी कथन गलत। ऑप्शन नंबर इसमें डी लगा देंगे, दोनों के दोनों ही कथन गलत है, दोनों के दोनों कथन गलत है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। निम्नलिखित परिस्थितियों पर विचार कीजिए।
पहला है निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो जाएं। दूसरा है सदस्य स्वेच्छा से राजनीतिक दल की सदस्यता त्याग कर दें। तीसरा है मनोनीत सदस्य पद ग्रहण करने की तिथि से 6 महीने के बाद किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो जाएं। उपयुक्त परिस्थितियों में से कितनों में संसद या विधानमंडल के सदस्यों को भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के आधार पर निरर्हल घोषित किया जाएगा, मतलब हटा दिया जाएगा? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं? चलिए बताइए, दल बदल के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 22। निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो जाएं, दल बदल लग जाएगा। सदस्य स्वेच्छा से राजनीतिक दल की सदस्यता त्याग कर दे, तब भी लगेगा। मनोनीत सदस्य पद ग्रहण करने की तिथि से 6 महीने के बाद किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए, तो ये भी ठीक है। कुल मिलाकर तीनों ही कथन सही, तो ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, सभी कथन सही हैं। चलिए 23 नंबर देखिए, क्या कहता है? निम्नलिखित संगठनों में से किसके कामकाज की समीक्षा के लिए विजय राघवन समिति की गठित की गई थी? इसरो, ईडी, डीआरडीओ या सीबीआई? देखिए, रक्षा मंत्रालय जो कि सरकार द्वारा पूर्व प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन अध्यक्षता में एक 9 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। यह डीआरडीओ के लिए था। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, डीआरडीओ। 24 नंबर देखिए, भारत में संसदीय प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी मंत्री सामान्यतः संसद और विशेष रूप से लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। और दूसरा है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता होता है, जबकि लोकसभा का अध्यक्ष संसद का नेता होता है। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत? इसमें पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? ए लगा देंगे, ओनली वन होगा। चलिए 25 नंबर देखिए, मंत्रियों के उत्तरदायित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंत्री के उत्तरदायित्व, पहला है सामूहिक उत्तरदायित्व का तात्पर्य है कि मंत्रिमंडल के निर्णय मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों के लिए बाध्यकारी है, भले ही मंत्रिमंडल की बैठक में उनके विचार इसके विरुद्ध हो। और दूसरा है जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो तो राष्ट्रपति किसी मंत्री को हटा नहीं सकता। और तीसरा है किसी सार्वजनिक कार्य के लिए राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए आदेश पर किसी मंत्री द्वारा प्रति हस्ताक्षर किया जाना चाहिए। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, तो कोई नहीं? 25 नंबर। चलिए देखिए, सामूहिक उत्तरदायित्व का तात्पर्य है कि मंत्रिमंडल के निर्णय मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों के लिए बाध्यकारी है, भले ही मंत्रिमंडल की बैठक में उनके विचार इसके विरुद्ध क्यों न हो। बिल्कुल सही बात है। दूसरा कहता है जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो तो राष्ट्रपति किसी मंत्री को नहीं हटा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति का पावर बहुत होता है। देखिए, अनुच्छेद 75 में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी वर्णित है। इसमें उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रह रहे हैं तो राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को उस समय के लिए हटा सकते हैं। चलिए तीसरा देखेंगे, किसी सार्वजनिक कार्य के लिए राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए आदेश पर किसी मंत्री द्वारा प्रति हस्ताक्षर किया जाना चाहिए। तो तीसरा कथन इसमें गलत हो जाएगा, तो सिर्फ एक ही कथन सही है, एक, जो कि ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, ओनली वन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किनका अध्यक्ष होता है? नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद? कितने सही होंगे? 2 4, 1 2 3 5, 1 3 4 या 1 2 3 4 5? 26 नंबर देखिए, क्षेत्रीय परिषद को हटाइए, ये नहीं होगा। नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, 1 2 3 5। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, क्षेत्रीय परिषद नहीं होता है। आगे बढ़ेंगे, 27 नंबर देखेंगे, सुरक्षा बल दिया है, सीमा सुरक्षा दिया हुआ है। तो सीमा सुरक्षा बल, एसएसबी, सीमा सुरक्षा बल कहाँ का है? बांग्लादेश और पाकिस्तान, बिल्कुल सही है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल
कहाँ पे लगता है? ये चीन सीमा पे लगता है, चीन सीमा पे। सशस्त्र सीमा बल कहाँ लगता है? एसएसबी। ये बीएसएफ है। ये कौन सा है? ये बीएसएफ है और ये एसएसबी है, सशस्त्र सीमा बल। तो ये ठीक है, ये चीन सीमा हो जाएगा। सशस्त्र एसएसबी कहाँ लगता है? ये नेपाल और भूटान सीमा पर लगता है। असम राइफल कहाँ लगता है? तो असम राइफल म्यांमार पे लगता है। तो कुल मिलाकर इसमें 1 और 4 सही है, 2 और 3 गलत है। तो 1 और 4 लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी में। चलिए आगे बढ़ेंगे। 28 नंबर, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सलाहकार क्षेत्राधिकार, विशेष अनुमति स्पेशल लीव की असाधारण शक्ति और न्यायिक समीक्षा उपयुक्त में से कितनी शक्तियां और क्षेत्राधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट और भारत के हाई कोर्ट दोनों को प्राप्त है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन है तो कोई नहीं। 28 नंबर, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर करेंगे। तो इसमें सिर्फ एक ही सही है, न्यायिक समीक्षा का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, ओनली 1 होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे हम। उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपराष्ट्रपति कहता है उसे पद से हटाने का आधार संविधान में उल्लेखित है। दूसरा है उसे पद से हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता होती है। तीसरा है उसे पद से हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। चलिए बताइए कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन है तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 29, उसे पद से हटाने का आधार जो है संविधान में उल्लेखित है। कहाँ पर है? पढ़ा है आपने? नहीं है इसमें। दूसरा उसे पद से हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग, महाभियोग का जो है शब्द जो यूज किया गया, प्रयोग किया गया, वो सिर्फ राष्ट्रपति के लिए है। अनुच्छेद वो भी 61 में होता है राष्ट्रपति के लिए, इसके लिए नहीं है। तो दूसरा भी कथन गलत हो जाएगा। तीसरा है कि उसे पद से हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाता है, तो ये सही है, राज्यसभा से। तो तीसरा सही है। कुल मिलाकर इसमें एक ही कथन सही हुआ, तो ऑप्शन नंबर क्या लगेगा? ए लगेगा, ओनली 1 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है वर्तमान में भारतीय संविधान में केवल SC, ST और एंग्लो इंडियन समुदायों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। और दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है कि निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण का प्रावधान भारत में 10 वर्ष की अवधि के लिए किया गया था तथा राष्ट्रपति द्वारा इसे आगे बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकता है। कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर जो क्या है 30 है। देखिए 2019 में 104वें संविधान संशोधन द्वारा जो है एंग्लो इंडियन का बात हटा दिया गया है, जो कि पहला कथन गलत हो जाएगा। पहला कथन इसमें गलत हो जाएगा। दूसरा कहता है निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण का प्रारंभ में 10 वर्ष की अवधि के लिए किया गया था तथा राष्ट्रपति द्वारा इसे आगे बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकता है। तो दूसरा कथन भी गलत हो जाएगा। देखिए आरक्षण का प्रावधान प्रारंभ में 10 वर्षों की अवधि के लिए किया गया था, किंतु इसमें क्रमिक संविधान संशोधनों के माध्यम से इसे वर्ष 2030 तक के लिए बढ़ाया जाएगा, राष्ट्रपति नहीं बढ़ाएगा। ठीक है, तो दूसरा भी कथन गलत हो गया। जो दूसरा कथन गलत हो गया तो ऑप्शन नंबर क्या लग जाएगा? डी लगेगा। दोनों के दोनों ही कथन गलत है। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर क्या था? डी हो गया। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। 2025 का ये टेस्ट चल रहा है। अगर आपको मेंस की तैयारी करना है यूपीएससी मेंस GS2 का, तो पॉलिटी का क्लास शुरू किया गया है, जिसमें कि सिलेबस का एक वीडियो बना दिया गया है। उसको जाकर देखिए पहले सिलेबस क्या होता है, और उसी के आधार पर टॉपिक वाइज आपको मेंस का सिलेबस जो है कवर कराया जाएगा और NCERT भी पढ़ाया जाएगा। तो आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आपको फ्री में गाइड किया जाएगा, जो भी मटेरियल होगा आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।